मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु की, जो कि अपन उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी बैलेंसिंग कंडीशन ज्ञात करेंगे या फिर उसके संतुलन के जो प्रतिबंध हैं वो अपन ज्ञात करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में, इस एनालिसिस प्रोसेस में अपन किरचॉफ के फर्स्ट नियम और दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपको पता ही है किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या है, केसीएल, जिसमें सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, अर्थात किसी भी संधि बिंदु के ऊपर या किसी भी नोडल पॉइंट के ऊपर धाराओं का कुल बीजीय योग 0 होता है। और दूसरा नियम क्या है, केवीएल, या किसी भी लूप के अंदर एक फिक्स दिशा में, एक नियत दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का कुल बीजीय योग 0 होता है। ओके, तो जो किरचॉफ नियम का एप्लीकेशन है वो ही एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज है। अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। तो ये एक प्रकार का वो अपन न्यूमेरिकल ट्यूटोरियल क्लास की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब आपको कोई एक सर्किट दे दी जाए, एक परिपथ दे दी जाए और उसका एनालिसिस करना है, तो वह ठीक अपन किरचॉफ लॉ यूज़ करते उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक चित्रानुसार सर्किट दिया गया है, परिपथ दिया गया। तो इस परिपथ में देखिए आप, एक काइट की तरह है, एक सर्किट है। काइट की तरह 4 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, जिसमें P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस हैं। उन रेजिस्टेंस को अपन एक पतंग या काइट की तरह आपस में जोड़ देते हैं, जिसमें A, B, C, D उसके कॉर्नर्स हैं। अब कॉर्नर A के ऊपर बैटरी का प्लस टर्मिनल जोड़ते हैं और कॉर्नर C के ऊपर बैटरी का माइनस टर्मिनल जोड़ देते हैं, तथा जब B और D के बीच में एक ब्रिजिंग कर देते हैं, एक सेतु बना देते हैं, अर्थात B और D को कनेक्ट कर देते हैं अपन एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी के द्वारा। आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर या धारामापी है जो किसी भी परिपथ में आवेश या फिर धारा के लिए विक्षेप नापता है। ओके, कि किस प्रकार से कितना उसमें डिफ्लेक्शन है वो मेजर करता है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में अब अपन को बताना है कि जब यह सेतु है या ये जो है ब्रिज है, जिसको अपन व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहे हैं, यह जब संतुलन की स्थिति में होगा तो इसकी कंडीशन क्या होंगी। आपको इसमें 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, P, Q, R, S। चूँकि व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका सबसे खास एप्लीकेशन ये होता है कि इसमें आपको अगर 3 अननोन रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो आप 3 नॉन रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो आप चौथा अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन इसमें धाराओं का वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर बैटरी V, जो प्लस टर्मिनल है, ये वाला प्लस टर्मिनल और ये वाला माइनस टर्मिनल है। तो प्लस या माइनस की ओर धारा बह रही, तो देखिए यहाँ से एक करंट बह रही है, ये करंट बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको धारा अपन ने I बोल दिया, धारा I है। अभी धारा I है बिंदु A पर या पॉइंट A पर, जिसको अपन संधि बिंदु कहते हैं। धारा I पहुंचती है यहाँ तक। जैसे ही बिंदु A पर पहुंचती है 2 भागों में बढ़ जाती है, कुछ धारा इधर की तरफ और कुछ धारा इधर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इतना है तो जैसे ही बिंदु A पर यह करंट पहुंचती है, तो बिंदु A पर करंट पहुंचने के बाद में धारा I है वह 2 भागों में बढ़ जाती है। सपोज कीजिए कि प्रतिरोध P में धारा I1 बहती है, P में I1 धारा बहती है। तो बिंदु जो रेजिस्टेंस जो R है, ये जो तीर का निशान है रेजिस्टेंस R दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस R है, इसमें कितनी धारा होगी। चूंकि बिंदु A पर कुल धारा, टोटल करंट का मान कितना था I, और I में से I1 धारा चली गई P में, तो कितनी बची I माइनस I1, तो ये I माइनस I1 हो गई। ओके, अब यह I1 धारा है बिंदु P से होके गुजरती है और बिंदु B पर पहुंचती है, और इधर से यह धारा I माइनस I1 है, यह बिंदु D पर पहुंचती है। ठीक है, अब आप चाहें तो I माइनस I1 धारा को भी ऊपर की तरफ ड्राव कर सकते हैं या फिर आप I को भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। परिपथ में ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें एनालिसिस में। तो I1 धारा जब बिंदु B पर पहुंचती है तो अब यह पुनः 2 भागों में बढ़ती है, क्योंकि B दोबारा से संधि पॉइंट है बिंदु B। तो बिंदु B पर पहुंचती है धारा, तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर की तरफ धारा जाती है उसको अपन ने दे दिया नाम IG। तो प्रतिरोध Q की तरफ जाने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG, क्योंकि बिंदु B पर आने वाली धारा का मान था I1। तो जो अपना किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किसी भी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात I बराबर गई, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा कितनी है I1, तो जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी, एक तरफ IG है तो दूसरी तरफ I1 माइनस IG हो जाएगी। ऐसे ही नीचे की तरफ देखिए आप, यहाँ पर प्रतिरोध R है,
प्रतिरोध जो R है ये वाला, इसमें बहने वाली धारा का मान है I माइनस I1। यह बिंदु D पर आती है। तो बिंदु D पर जैसी आती है तो ऊपर से तो एक धारा आ रही है IG, और बिंदु D पर और इधर की तरफ धारा आ रही है I माइनस I1, तो ये IG इसमें जुड़ जाएगी और यह प्रतिरोध S में बहेगी। फिर तो यह S में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। अब ये धारा बिंदु C पर पहुँचती है और इधर से I1 माइनस IG धारा आती है बिंदु C पर। तो इसका मतलब दोनों धाराएं मिलेंगी, तो दोनों धाराएं मिल जाती हैं I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG। तो अपन इसको जो भी कैंसिल आउट होते हैं इसको कैंसिल आउट करते हैं और लास्ट में बचता है I धारा। अर्थात आप देखते हैं इस पूरे परिपथ में, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एंटर करने वाली धारा कितनी थी I, और बाहर निकलने वाली धारा कितनी है I। अर्थात अपन ने धाराओं का वितरण एकदम सही कर दिया है। अब जब ऐसा है तो संतुलन की अवस्था में, जब अपना ब्रिज है, जो सेतु है, वो संतुलन की अवस्था में होता है, उस टाइम, उस वक्त इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता। ये गैल्वेनोमीटर इस प्रकार का होता है और इसमें एक निडल लगी होती है। तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ की तरफ 5, 10, 15 ऐसे होते हैं, यहाँ पर ही 5, 10, 15। तो यह जब धारा इसमें कोई प्रवाहित नहीं होती है, धारा की दिशा बताता है। अगर धारा लेफ्ट हैंड साइड में बह रही है तो इधर इसका विक्षेप हो जाएगा, राइट हैंड साइड में तो इधर हो जाएगा। और अगर 0 के ऊपर ये तीर का निशान है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा मापे में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 है। तो जब ये चारों प्रतिरोध इस प्रकार से संतुलन की अवस्था में होते हैं, तब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान IG है। अर्थात संतुलन की अवस्था में इस सेतु से बहने वाली धारा का मान, इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा IG का मान 0 होता है। तब अपन क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का एनालिसिस करने के लिए अपन एक काम करते हैं कि इसे KVL का यूज़ करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें 2 लूप बनाते हैं अपन नॉर्मली, देखिए एनालिसिस करने के लिए। एक लूप तो बनता है ABDA, मतलब A से पॉइंट चालू होता है, B पर धारा गई, D पर गई और A पर आगे बंद होगी। दूसरा है BCDB। ये 2 लूप अपन इसमें काम में लेते हैं, क्योंकि 2 लूप इसलिए काम में लेते हैं कि इन दोनों लूप में IG धारा आएगी। देखिए जब धारा A से BDA की तरफ बहेगी तो भी IG परिपथ में काम आएगा, और यहाँ BCDB की तरफ जाएगा तो भी IG धारा परिपथ में काम आएगी। ओके, तो सबसे पहले अपन लेते हैं लूप 1 ABDA। तो लूप 1 ABDA अपन ने काम में लिया और इसमें KVL का यूज़ करते हैं। तो देखिए A से चालू होती है धारा I1 और P रेजिस्टेंस में जाती है, तो I1P। फिर बिंदु B पर पहुंचते हैं, बिंदु B पर पहुंचने के बाद में धारा की दिशा सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो IGG, क्योंकि धारा इसमें IG है और प्रतिरोध का मान G है। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का मान में अपने G मान लिया है। अब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कौन सा होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम से बना हुआ है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो उनका कुल प्रतिरोध अपन ने G मान लिया है। ओके, अब जैसे ही बिंदु D पर आते हैं, अपन ने I1P कर दिया प्लस IGG कर दिया। लेकिन जैसे बिंदु D पर अपन ये सर्किट पूरा करेंगे, लूप को पूरा करेंगे, तो देखते हैं कि धारा की दिशा चल रही तो ऐसे आप गौर से देखेंगे, लेकिन धारा आ रही है सामने से विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब धारा की दिशा विपरीत है ये वाली। तो I माइनस I1 धारा विपरीत दिशा में, तो माइनस सिंबल आ जाएगा, तो I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। अब I1 धारा को कॉमन ले लेते हैं, तो I1 कॉमन लेते हैं तो P प्लस R, क्योंकि P और R के साथ में I1 है, P प्लस R माइनस IR प्लस IGG बराबर 0। ये अपने पास हो गया समीकरण 1। अब अपन आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं से आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लूप दूसरा काम में लेते हैं अपन BCDB। देखिए BCDB में सबसे पहले धारा B से चलती है, तो B से C की तरफ जाएगी I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, और जैसे ही अब C से D की तरफ जाएगी तो धारा अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आनी चाहिए, लेकिन धारा विपरीत दिशा में आ रही है, तो जाएगी माइनस I ब्रैकेट में I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और फिर वापस ऊपर की तरफ चलना चाहिए अपन को, लेकिन सामने से धारा आ रही तो जाएगा माइनस का IGG बराबर 0। यही होगा, आप देखना। तो आप देखते हैं क्यों ये वैल्यू आएगी अपने पास I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IGG बराबर 0। तो अब वापस अपन I1 धारा कॉमन लेते हैं इसमें। देखिए I1 Q प्लस S प्लस I ब्रैकेट माइनस का S प्लस IG ब्रैकेट माइनस का Q माइनस का S माइनस G इज इक्वल टू 0। अब अपने पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जब अपन देखते हैं कि जब अपना जो सेतु है, जो ब्रिज है, वो बैलेंसिंग कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, तब उसके गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, IG बराबर 0। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में IG बराबर 0 कर दीजिए। जैसे IG बराबर 0 करते हैं तो अपने पास समीकरण 3 और समीकरण 4 मिलते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, I1P प्लस R माइनस का IR इज इक्वल टू 0, I1Q प्लस S माइनस का IS बराबर 0। तो आप एक काम करते हैं कि जो माइनस वाला टर्मिनोलॉजी है उसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए। तो I1 ब्रैकेट में P प्लस R इज इक्वल टू IR, दूसरा है I1Q प्लस S
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू आई एस, तो दोनों को अपन डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर अपने पास I1 से I1 कैंसिल, I से I कैंसिल, तो नई वैल्यू आती है अपने पास में P प्लस आर डिवाइडेड बाई Q प्लस एस इज इक्वल टू R प्लस एस। इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा S का मल्टीप्लाई हो जाएगा P प्लस आर से और Q का R का मल्टीप्लाई हो जाएगा Q प्लस एस से, तो P प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू R प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, तो आर एस, तो आर एस से आर एस कैंसिल होगा, तो बचा पी एस बराबर आर क्यू, तो ये अपने पास कंडीशन आ गई पी एस बराबर आर क्यू। अब ये अपनी संतुलन की कंडीशन है, संतुलन की शर्त है ये, ओके इसको अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपन चाहें तो इसको ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं P बटे क्यू बराबर R बटे एस, एक ही बात है। इसको चाहें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं P बटे R बराबर Q बटे एस, तो अपन चाहें उसको वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पी एस बराबर आर क्यू, और इसको अपन P बटे R बराबर Q बटे एस या P बटे Q बराबर R बटे एस, चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो आप देख कैसे लिखेंगे, याद करने का तरीका देखिए, ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए आप कि P रेजिस्टेंस है वह ऊपर है और उसके जस्ट नीचे R है, तो आप P बटे R कर दीजिए बराबर Q बटे S कर दीजिए, तो P बटे R बराबर Q बटे S, ये बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी आपको याद करने के लिए। जब ये सवाल 1 नंबर में पूछा जाए तो आप ये कंडीशन कैसे याद रखेंगे। ओके, कोई भी प्रतिरोध चार्ज, सपोज यहाँ पर दिया गया है R1, ये दिया गया है R2, ये दिया गया है R3 और ये दिया गया R4, तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों को कर दीजिए R1 के नीचे क्या है R3 बराबर इधर है R2 और ये R4, ये कंडीशन हो गई। या आप चाहें तो बिंदु B और D इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बराबर भागों में काटता है, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर और राइट हैंड साइड वाले को नीचे, इसका मतलब P बटे Q, तो P बटे Q बराबर R बटे एस, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप चाहें वैसे इस कंडीशन को याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास इसकी बैलेंसिंग कंडीशन आ गई है पी एस बराबर आर क्यू या एस पी बराबर क्यू आर, एस पी बराबर क्यू आर, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। ओके बच्चा लोगों, अभी आज का अपना जो लेक्चर था वो नॉर्मल ट्यूटोरियल बेस्ड था, तो अपन कुछ इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच की दूरी है 2 एंगस्ट्रम, तो उनके बीच लगने वाला कूलम्बिक फोर्स कितना होगा। अब यदि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रोटॉन रख दिया जाए तब किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, तो ये मान ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए कैसे करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं ई और ई, दोनों के बीच की दूरी है 2 एंगस्ट्रम, तो सबसे पहले अपन फोर्स ज्ञात करेंगे FEE, अर्थात ई और ई के बीच में लगने वाला बल या एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, दैट इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि 2 आवेशों के बीच में बल लग रहा है। तो कूलम्बिक फोर्स F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मान होता है ना, तो अपने पास में ये आ गया KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान कितना है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलम्बिक स्क्वायर, ये वाला मान है। तो देखिए K किस जगह K ही रहने दीजिए, Q1 क्या है माइनस का ई, Q2 क्या है माइनस का ई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्या है प्लस में, अर्थात यह 0 से बड़ा है, इंपॉर्टेंट बात ये 0 से बड़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, वह होगा रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षी बल होगा। ओके, K का मान रख दीजिए, K बराबर 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और ई का मान क्या है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, और आर कितना दिया गया 2 गुना 10 की घात माइनस 10, अर्थात 2 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, तो 2 एंगस्ट्रम बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर हो गया। तो वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू रखा मैंने, और वैल्यू रखने के बाद मैं जब कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास में मान आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, देखिए जब कैलकुलेशन करने के बाद में तो मेरे पास आएगा 5.76 गुना 10 की घात माइनस 9 न्यूटन, इतना बल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर लगाएंगे, या फिर 5.76 नैनो न्यूटन बल लगाएंगे। अब इसी सवाल को चेंज कर दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक प्रोटॉन रख दिया है, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब देखिए यहीं से आप डायग्राम से देखिए, ये देखिए डायग्राम बनाता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, बीच में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर यह प्रोटॉन भी बल लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन भी बल लगाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन लगाएगा आकर्षण बल क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन लगाएगा प्रतिकर्षण बल, तो ओवरऑल फोर्स या कुल बल कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अगर यही कह दी जाए कि इस प्रोटॉन पर लगने वाला बल बताइए तो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रोटॉन इस पर भी बल
पॉजिटिव आकर्षण बल लगाएगा और ये प्रोटॉन इस पर भी आकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरी तरफ खींचेंगे, तो प्रोटॉन बैलेंसिंग कंडीशन में सेंटर में रहेगा। ओके, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल तो शून्य है, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर इस निकाय में लगने वाला बल कितना होगा वो देख सकते हैं। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है वो दो बल से मिलकर बने होगा। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर अगर बल की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोटॉन उस पर बल लगाता है और दूसरा उस पर इलेक्ट्रॉन भी बल लगाता है। प्रोटॉन लगाएगा आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन लगाएगा प्रतिकर्षण बल। जो अपन देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना 5.76 नैनो न्यूटन। अब अपन प्रोटॉन के द्वारा लगाएगा बल ज्ञात कर लेते हैं, तो कुल बल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए Fe बराबर FeP प्लस FeE, मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण से फोर्स और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण से फोर्स के बराबर होगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो Fe बराबर F के लिए बराबर, तो FeP ज्ञात करेंगे तो FeP क्या, K Q1 Q2 अपना R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा माइनस का E और Q2 हो जाएगा प्लस का E, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। और दूरी कितनी है, प्रोटॉन सेंटर में रखा हुआ है तो दूरी हो जाएगी आधी, 2 एंगस्ट्रम थी तो हो जाएगी 1 एंगस्ट्रम। तो K माइनस का E इंटू प्लस का E डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रम का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाएगा फोर्स वह हो जाएगा K माइनस का E, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी माइनस का E डिवाइडेड बाई 2 एंगस्ट्रम का होल स्क्वायर, ये मान हो जाएगा। अब देखिए इस सिस्टम से अपन क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन K ले सकते हैं, कॉमन यहाँ पर E स्क्वायर ले सकते हैं, कॉमन डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रम स्क्वायर ले सकते हैं। तो अपन ने वो ले लिया। तो देखिए K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की घात माइनस 20, 10 की घात माइनस 20 कैसे क्या है, एक एंगस्ट्रम में 10 की घात 10 मीटर होता है, स्क्वायर कर देंगे 10 की घात माइनस 20 हो गया। तो अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में देखिए यहाँ पर पहली राशि में से बचा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर आता है माइनस का K स्क्वायर अपॉन 10 की घात माइनस 20 आता है, तो वो कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 गुणा 10 की घात माइनस के 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1/4 यहाँ से कॉमन। अब 1/4 कॉमन आ गया, माइनस 1 प्लस का 1/4 तो बचा माइनस का 3/4, अर्थात ओवरऑल वैल्यू आ गई नेगेटिव। अर्थात इस पूरे निकाय में जब प्रोटॉन रख देंगे तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा, और उस बल का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 E स्क्वायर बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की घात माइनस 20 इंटू माइनस का 3/4। ओके बच्चा लोगों, तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी F बराबर माइनस का 17.28 गुणा 10 की घात माइनस 9 न्यूटन, अर्थात माइनस का 17.28 नैनो न्यूटन बल लगेगा, अर्थात आकर्षण बल लगेगा। अब इसका एक तीसरा ट्यूटोरियल करते हैं जल्दी से, कि एक आपको कोई सैंपल दिया गया है एक किसी भी मेटल का या किसी भी मटेरियल का, और उसकी लंबाई है 100 मीटर, अर्थात तार है, मतलब लगभग तार के आकार का एक वायर है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, और उस तार का प्रतिरोध 22.8 ओम है, और वह तार का व्यास दिया है, इसका मतलब तार है वो गोलाकार है, तो उस तार का व्यास है 0.44 मिलीमीटर। अब आपको इस पूरे सिस्टम में उस तार का या उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्ञात करनी है, उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो आपको जब न्यूमेरिकल दिया गया होता है तो आप देखिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में दिया क्या गया, व्हाट इज गिवन और व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, क्या दिया गया है और क्या पूछने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लंबाई, प्रतिरोध और त्रिज्या या व्यास या काट क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या व्यास दिया गया तो आप काट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको लंबाई, प्रतिरोध और क्रॉस सेक्शन या एरिया दिया गया है, और आपसे रेसिस्टिविटी पूछी गई, तो आप ऐसा फॉर्मूला बताइए। तो देखिए आप फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर सीधा फॉर्मूला पता था आप लिख दीजिए, रो बराबर RA/L, अर्थात ओम मीटर में आता है। अगर नहीं पता तो आपको उसके फंडे याद होने चाहिए। तो R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R बराबर रो, L/A तो रो बराबर RA/L, ये अपने पास सूत्र आ गया। तो रो बराबर RA/L। अब आपके पास में R और L तो दिए गए हैं, R का मान 22.8 और L का मान 100 मीटर, L नहीं, सॉरी A नहीं दिया गया। तो A के लिए क्या होता है, तार है वो क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तार गोलाकार है ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वर्ताकार हो जाएगा, उस पर वृत्त होगा इसका एरिया। तो जगह πr², तो πr² 22/7 गुणा R, तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास दिया गया 0.44 mm, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 0.22 mm हो जाएगा। चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अर्थात 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 mm में 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएंगे। तो अपने पास में एरिया हो जाएगा πr², मतलब पाई का मान 22/7 गुणा R का मान है 0.22 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 22/7 गुणा
0.22 गुणा 0.22 गुणा 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस ए को सीधा अपन रो के अंदर रख देंगे, तो रो बराबर आर ए बटे एल। तो आर का मान है 22.8, एल का मान है बटे 100 गुणा 22/7 गुणा 22/100 गुणा 22/100 गुणा 10⁻⁻6। 22/100 कहाँ से आया? 0.22 था ना, 0.22, उसमें पॉइंट हटा के मैंने 22/100 कर दिया। इस पूरे सिस्टम की कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी ये वाली, 34,682.06 गुणा 10⁻12 ओम मीटर। जब मैं ये काम करता हूँ, इसमें से कुछ माइनस को अपन पॉइंट में रिप्लेस कर देते हैं, तो मैंने 3 पॉइंट रिप्लेस किया, तो यहाँ से 3 पावर माइनस की पावर 3 कम हो गई, तो 34.68 गुणा 10⁻⁹ ओम मीटर। तभी आ जाएगा। मैं 9 ओम मीटर को भी -9 ओम मीटर को भी रिप्लेस कर दूँ, तो रो बराबर 34.68 नैनो ओम मीटर, मतलब इतना कम उसका रेजिस्टेंस आएगा उस सिस्टम का। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अब अगली क्लास अपन सोमवार को लेंगे। थैंक यू।